सोप ऐसा कुछ बना हुआ है। तो ये हमारी वेज शेप फिल्म है। इससे पहले हमारे पास ऑप्टिक्स में क्या होती है, हमने पढ़ी है पैरेलल फिल्म। तो यहाँ पर दो समानांतर परतें होती हैं, उसके बीच का जो हिस्सा होता है उसमें ऑयल या सोप भरा होता है। तो यहाँ पर वेज शेप फिल्म की बात हो रही है। ओके, तो अभी क्या है ज़रा समझें इस बात को, ज़रा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। इस ऑयल को भी मैं यहाँ पर हटा दूँ क्योंकि हमें ज्योमेट्री करनी है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अपने अब हमारे पास इस तरह से मान लो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, इस तरह का ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और हमारी एक रे है जो इस पे आगे गिर रही है। एक रे यहाँ पर गिरी आकर के और उसके बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, हमारी रे यहाँ पर आगे जाती हुई ये रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद जो रे है जब ये मीडियम के अंदर गई तो यहाँ पे टकराएगी, हल्का सा यहाँ झुकेगी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। फिर यहाँ से टकराएगी और इस ऊपरी परत पे जाएगी और यहाँ से बाहर निकल गई। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब जरा देखें यहाँ पर, अब जरा देखो यहाँ पर खास बात कि अगर हम इस एंगल को हम कितना माने, आई माने, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, इधर आर है। तो अब आप क्या करोगे, इस लाइन को और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए। और ये लाइन जब आगे बढ़ाओगे तो ये आगे जाके कहीं कट करेगा। ठीक है ना, ये आगे जा कर के कहीं ना कहीं कट करेगा। जस्ट अ मिनट, कलर इसका हम कुछ हल्का सा चेंज कर दें। तो अब देखो ये एंगल आर है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। कुछ नाम मान लेते हैं। यहाँ से एक एस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, फिर क्या करें, ये पॉइंट सी मान लें और बाहर रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट के मान लें और क्या कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रा देखें यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और इसको हमने इस तरह से आगे बढ़ा दिए। सब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्योंकि आगे हमें इसको यूज करना है। यहाँ एंगल थीटा है, तो जरा सोचें अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको हम बना दें, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर आर है और बाहर का एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये एंगल x है, तो हम ये जानते हैं कि जो आउटर एंगल होगा यहाँ वाला हिस्सा वो सामने वाले दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 90 माइनस थीटा है एक्चुअल में वो सामने वाले एंगल के सम के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा माइनस आर, यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस आर। इस पूरे वेज शेप फिल्म में जो सब कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसका डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को अगर आपने बनाना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास यहाँ पर जस्ट मिनट, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई इस चीज़, तो यहाँ पर आपके सामने जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू है 90 माइनस थीटा प्लस आर। अब जरा एक चीज़ और देखो, इसको हमने इस तरह से ऊपर बढ़ाया और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर दिया इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये आर हो गया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये है 90, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आर। अच्छा अब देखो ये x जो है वो 90 माइनस थीटा माइनस आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस आर। तो ये 90 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा थीटा प्लस आर, तो ये वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस आर। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगा थीटा प्लस आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो दूसरा एंगल है ये भी आपका हो जाएगा थीटा प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर एक रे इधर से आ रही, एक रे इधर जा रही है। अब देखो ये लाइन आपकी पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये देखिए ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस आर। क्योंकि जैसे होता है कि दो पैरेलल लाइन है, उसको कोई लाइन कट कर रही है, तो अगर ये एंगल x है तो अपोजिट एंगल भी x होगा, तो उस हिसाब से थीटा प्लस आर है यहाँ पे, थीटा प्लस आर इधर होगा। अब हमारे पास एक एंगल ट्राइंगल ये है 1 और एक ट्राइंगल है 2। इन दोनों ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है ना, ये साइड कॉमन है। तो अब जरा देखो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, इसे इस तरह के ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने का मतलब है कि जो साइड ये है वो साइड इसके बराबर हो जाएगी, जो साइड ये है वो साइड इसके बराबर हो जाएगी, और जो एंगल यहाँ है वो एंगल इधर हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा थीटा प्लस आर। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ गया। इसको हम मान लें m, इसको मान लें n, यहाँ c है और ये है b, इसको मान ले o, और कुछ बचा है देखने के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर एक एंगल है, इसको मान लें के एल मान ले, इसको हम एल मान लेते हैं। तो प्यारो ये हमारे पास एक पूरा इस पूरे जो अभी तक जो माना है हमने, ये इसकी ज्योमेट्री है, इसमें सारे एंगल हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। एक चीज़ और देखना है, ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, और ये है 90, तो ये एंगल आप देखोगे इसकी वैल्यू निकल के आएगी आई। ठीक है, अब हम ध्यान से इसके ऊपर ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे। अब हम ध्यान से इसके ऊपर अपनी ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, कहाँ किस में एंगल लगना है, कौन सा एंगल कहाँ लगना है, इसको हमें ध्यान से समझना है। तो अब कैसे किया जाए, लैंग्वेज आप कोई भी किताब जो भी यूज कर रहे हो आप उसकी लैंग्वेज यूज कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इस तरह से लिख लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर दिस। एक चीज़ यहाँ पर ये जो पूरी डिस्टेंस है इसको हम टी मानेंगे, C से लेकर के n तक की डिस्टेंस ये n है, यहाँ पर C दिखा है तो C से लेकर n तक की डिस्टेंस को t मानेंगे, और जो कि कॉन्ग्रुएंसी हुई है तो ये भी t हो जाएगा आपके पास। ओके, तो अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे द पाथ डिफरेंस। इसकी भाषा वही है कि हम मानेंगे कि लाइट रे है जो कि किसी वेज शेप फिल्म पे गिर रही है, और वेज शेप फिल्म पे गिरने के बाद वो ए बी रे अंदर जाती है, फिर बी सी रे रिफ्लेक्ट होती है, और फिर बाद में सी आर रे जो है वो बाहर मतलब बाहर एमर्ज आउट हो जाती है। दूसरी तरफ एक रे है ए के, आप देखें यहाँ पर एक रे है ए के, ये जो ए के रे है ये भी बाहर की तरफ निकलती है, और बाहर की तरफ निकल करके इस आर वाली रे के साथ इंटरफेयर करती है, सारा कुछ होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस जो डेल्टा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी आप देखो पाथ ए बी प्लस बी सी कहाँ चला है, उस फिल्म के अंदर जो आपने फिल्म मान रखी है, और माइनस ए के इन एयर में, वो जो एयर है ये एयर है, यहाँ पर एयर है, एयर में कितना मूव किया है ए के, और फिल्म के अंदर जो चला है वो है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी है। तो अब हम यहाँ पर इस फिल्म को बार बार नहीं लिखेंगे, हम इसकी जगह पे फिल्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिख देंगे म्यू, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इंटू म्यू माइनस ए के। अभी जो डायग्राम बना है इससे आपको देख लेना है। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन पहली इक्वेशन हो गई। अब कुछ और चीज़ें देखें, आप देखोगे यहाँ पर अगर हम साइन आई को निकालना चाहें, हम असल में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू को निकालना चाहते हैं स्नेल लॉ के हिसाब से, तो स्नेल लॉ के हिसाब से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन आई कितना होगा, तो साइन आई के लिए क्या करोगे, आप जरा इस ट्राइंगल को देखो, ये जो ट्राइंगल है ए के सी जो ट्राइंगल है उसमें देखो, तो ए के सी ट्राइंगल में साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आई बराबर क्या होता है, आपको लंब बटे कर्ण लेना है, लेंथ अपॉन हाइपोटेनस लेना है, तो ए के अपॉन ए सी हो जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी ए के अपॉन ए सी। ठीक है, वैसे ही आपको साइन आर करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्नेल लॉ लगा सकें। अब आर कहाँ है, जरा देखो, आर यहाँ पर है, ये है आर आपका। तो आपके पास ट्राइंगल है ए एल सी, ये जो ट्राइंगल जो यहाँ मैं इसमें सेट कर रहा हूँ ये ट्राइंगल है ए एल सी। यहाँ साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बाई ए सी। तो साइन आर बराबर हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी। तो इस तरह से आपके पास साइन आई बटे साइन आर क्या हो जाएगा, ए के अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई ए एल बाई ए सी। तो ये आपके पास जाएगा ए के अपॉन ए सी, पलट जाएगा ए सी अपॉन ए एल, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचेगा ए के बाई ए एल इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर म्यू होगा, और यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी ए के बराबर म्यू टाइम ए एल, ए के बराबर म्यू टाइम ए एल। तो आपके इक्वेशन नंबर 1 में जो ए के है उसकी वैल्यू निकल गई है। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को आप रखोगे, सो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन 1 गिव्स, कैसे हो जाएगी भाई, देखिए इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम ए बी प्लस बी सी
माइनस म्यू टाइम ए एल। अब ए बी को जरा ध्यान से देखो, ए बी क्या है, ए बी में ए एल है और एल बी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू टाइम ए बी बराबर है ए एल प्लस एल बी प्लस बी सी माइनस म्यू ए एल। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो म्यू टाइम ए एल हो जाएगा और इधर जाएगा म्यू टाइम एल बी प्लस बी सी, एल बी प्लस बी सी माइनस म्यू टाइम ए एल को कैंसिल कर देगा, तो जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा वो निकलेगा म्यू टाइम एल बी प्लस बी सी। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया और एल बी प्लस बी सी निकल के आया। तो आपके पास ये डिस्टेंस पूरा यहाँ पूरा एल बी है और ये पूरा डिस्टेंस बी सी है। तो अब हम एक चीज़ कहेंगे कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं बी सी एन और बी एम एन। आपने कॉपी में इसको बनाइएगा, थोड़ा सा जो हमारी स्क्रीन पे डायग्राम में काफ़ी हॉचपॉच सा दिख रहा है, आप थोड़ा और बड़ा इसको बनाइएगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो द ट्राइएंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं देखेंगे एक बार फिर से, ट्राइंगल्स बी सी एन और बी एम एन। द ट्राइंगल बी सी एन एंड बी एम एन आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी की वजह से क्या होगा, इनमें जो सी एन है और एम एन है बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि उनकी जो साइड सी एन है वो किसके बराबर हो जाएगी, एन एम के, और वो किसके बराबर हो जाएगी, टी के। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो जरा देखो आपके पास इसको क्या हो जाएगा, नहीं आपके पास जो सी एन है एन एम के बराबर हो जाएगा और साथ ही साथ बी सी बी एम के बराबर हो जाएगी, और एंड बी सी इज इक्वल टू बी एम, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर बी सी बी एम के बराबर है तो इक्वेशन नंबर 3 कैसे हो जाएगा, सो इक्वेशन 3 मॉडिफाइड एज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू एल बी तो रहेगा, एल बी प्लस बी एम कह दो। अगर डायग्राम में आप जाके देखो तो आप पाओगे कि एल बी, अब इसको मैं किस लाइन से, अगर हम ये देखें एल बी प्लस बी एम एक पूरी लाइन है, जिसको कहेंगे हम, कौन सी लाइन है, एल एम, दिस इज द एल एम। तो आप यहाँ पे लिख दोगे एल बी प्लस बी एम क्या हो जाएगा, म्यू टाइम एल एम। तो पार्ट डिफरेंस कितना आया, म्यू टाइम एल एम। अब हमें अपनी सारी कोशिशें लगा देनी है इस पार्ट डिफरेंस में जो एल एम है उसकी वैल्यू को निकालने के लिए। अगेन एल एम जो है उसमें आपके पास ये जो एंगल है ये थीटा प्लस आर है, ये कुछ ऐसा है, मैं छोटा सा बना दे रहा हूँ यहाँ पर ट्रायंगल। यहाँ पर ये एल है और ये सी है और यहाँ से ये एक ट्रायंगल इस तरह से बन रहा है, ठीक है। और सी से लेकर के एम तक की दूरी 2 टाइम टी है, क्योंकि इतना हिस्सा टी का है, इतना हिस्सा टी का है। और ये जो डिस्टेंस है एल सी डिस्टेंस है कोई, यहाँ पर एंगल कितना है, आर प्लस थीटा है और ये 90 डिग्री का है। तो आपको ये एल एम है, ये एल एम है, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर आधार की बात हो रही है तो हम कॉस की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ट्रायंगल है एल एम सी, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है तो आप लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल एल एम सी कॉस थीटा प्लस आर, कॉस थीटा प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार भाई कितना है, आधार ही तो निकालना था एल एम, और जो हाइपोटेनस है वो है 2t के बराबर है। तो यहाँ से आपके पास एल एम की वैल्यू हो जाएगी 2t कॉस थीटा प्लस आर, ये आपके पास एल एम हो जाएगा। सो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, सो पाथ डिफरेंस जो होगा बच्चों वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा बराबर 2, म्यू यहाँ पर पहले से है तो म्यू हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, t कॉस थीटा प्लस आर। तो इस तरह से आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो 2t कॉस थीटा प्लस आर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, ये तो हो गया आपका पार्ट डिफरेंस जब तक आपने स्टोक लॉ अप्लाई नहीं किया था। अगर आप स्टोक लॉ अप्लाई करोगे, अगर हम रिफ्लेक्टेड केस लेंगे तो रिफ्लेक्टेड केस में हमें स्टोक लॉ अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्टेड रेज, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज बाई स्टोक्स लॉ, बाई स्टोक्स सॉरी एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता, बाई स्टोक्स लॉ आपको क्या करना पड़ेगा, लेमडा बाई 2 एक तरह से कह लो, उसके अंदर से माइनस करना पड़ेगा। तो डेल्टा ऐड कर दो, एक्स्ट्रा है तो वो ऐड करोगे 2 म्यू टी
कॉस थीटा प्लस आर है, इसमें हम लेमडा बाई 2 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये लेमडा बाई 2 स्टोक लॉ के हिसाब से आ रहा है, और स्टोक लॉ हमसे कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्रीज टकरा करके जाता है, जैसा कि यहाँ फिल्म की बाउंड्रीज टकरा के जा रहा है, तो उसमें लेमडा बाई 2 का एक फेज डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा, आपका स्टोक लॉ नहीं काम करेगा और सिर्फ इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा रिफ्लेक्टेड केस में, लेकिन ट्रांसमिटेड केस में ऐसा कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। तो प्यारो, इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि जो हमारी वेज शेप फिल्म होती है उसमें आर के साथ उस फिल्म के एंगल की भी वैल्यू आ जाती है, थीटा की भी वैल्यू आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चे थे जो वेज शेप फिल्म के डेरिवेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा ध्यान दे करके करने वाला डेरिवेशन है इसमें। अच्छा, इसमें इतना जितना हमने बताया इतना आप बिना बताए अगर एंगल याद कर लेते, कई बच्चे क्या होता है ना एंगल याद कर लेते हैं, पर ये एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, इस बात का डर कहीं भूल ना जाए हमें याद की हुई चीज़ों को भुलाने में और एक तरह से मोटिवेट कर देता है, मतलब हम ये डर कि हमें भूल ना जाए, हम उस डर से भूल जाते हैं। तो आपको कोई भी एंगल यहाँ पे याद नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 180 होता है, 90 है तो 90 प्लस 90 180 होता है, और इस तरह के जो बेसिक कॉन्ग्रुएंसी का जो बेसिक सा आपने सीखा है 6 7 8 9 क्लास जो भी आपने सीखा होगा, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको यूज जो पहले के ज्ञान है उसके आधार पर आपने ये सब लिखा है यहाँ पर। इसलिए इस सारी चीज़ को मैंने कोशिश की है हर एंगल को डिराइव करके आपको दिखाने की। तो दिस इज ऑल अबाउट द this wedge shape film case. Okay, have a nice day, take care, bye bye.